नमस्कार, खबरें अब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। खबरें अब तक में आज बात होगी प्रयागराज पहुंचे पीएम मोदी की, राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने के सपने की और सदन में संविधान पर मचे हंगामे की। इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे विस्तार से, लेकिन इससे पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। एक्टर अल्लू अर्जुन को हाईकोर्ट से जमानत, लोअर कोर्ट ने भेजा था 14 दिन की जेल। इंजीनियर अतुल सुसाइड मामला जांच के लिए जौनपुर फैमिली कोर्ट पहुंची बेंगलुरु पुलिस। प्रयागराज पहुंचे पीएम मोदी, 5,500 करोड़ की परियोजनाओं का किया शुभारंभ। मौका मिलेगा तो हम जातिगत जनगणना कराएंगे, अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान। बीजेपी ने संविधान का सुरक्षा कवच तोड़ने का किया काम, बोली प्रियंका गांधी। महाकुंभ की पूरी दुनिया में चर्चा होगी, प्रयागराज में बोले प्रधानमंत्री मोदी। राहुल गांधी को गुल्लक देने वाले व्यापारी ने किया सुसाइड, पत्नी के साथ लगाई फांसी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिव्यांग होमगार्डों के आश्रितों की सुनी पुकार, भर्ती पर लगी रोक हटी। आज सोने चांदी के भाव में दिखा बड़ा बदलाव, 79 के पार पहुंचा 24 कैरेट गोल्ड। बिकवाली के बाद पलटा बाजार, सेंसेक्स निचले स्तरों से 2000 अंक चढ़ा, निफ्टी 24,750 के पार। हेडलाइंस के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और बात करते हैं अपने पहले खास मुद्दे के बारे में। 13 जनवरी 2025 से शुरू होने वाले महाकुंभ की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। आज पीएम मोदी भी प्रयागराज पहुंचे और वहां कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शुभारंभ किया। साथ ही प्रयागराज की धरती से पीएम मोदी ने देश की जनता को संबोधित करते हुए कहा, महाकुंभ हमारी आस्था, अध्यात्म और संस्कृति का दिव्य महोत्सव है। इसकी तैयारी का जायजा और उन्होंने विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण के लिए प्रयागराज की पवित्र भूमि पर आकर स्वयं को सौभाग्यशाली महसूस किया है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि ये एकता का ऐसा महायज्ञ होगा जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में होगी। मैं इस आयोजन की भव्य और दिव्य सफलता की आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। हमारा भारत पवित्र स्थलों और तीर्थों का देश है। कुंभ की तैयारी में जुटे सफाई कर्मियों को धन्यवाद देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कुंभ जैसे दिव्य और भव्य आयोजन को सफल बनाने में स्वच्छता की बहुत बड़ी भूमिका होती है। महाकुंभ की तैयारी के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ाया गया है। प्रयागराज शहर के सैनिटेशन और वेस्ट मैनेजमेंट पर फोकस किया गया है। लोगों को जागरूक करने के लिए गंगा दूत, गंगा प्रहरी और गंगा मित्रों की नियुक्ति की गई है। इस बार 15,000 से ज्यादा मेरे सफाई कर्मी भाई बहन कुंभ की स्वच्छता को संभालने वाले हैं। मैं आज कुंभ की तैयारी में जुटे अपने सफाई कर्मी भाई बहनों का अग्रिम आभार भी व्यक्त करता हूं। जाहिर है 2025 में संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होने वाला है, जिसमें करोड़ों की भीड़ जुटेगी। इसी को लेकर सीएम योगी ने सारी तैयारी कर ली है। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में रुक करेंगे अगली खास रिपोर्ट्स की ओर। अब आपको राहुल गांधी के बारे में बताएंगे, जो देश का प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। जी हां, सवाल उठ रहे हैं कि क्या राहुल गांधी को राजनीति में मजा आने लगा है या फिर वो जो कुछ भी कर रहे हैं उसका टारगेट सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करना है। राहुल गांधी अब तक तो यही बताते हैं और समझाते रहे, उनको राजनीति खासकर सत्ता की सियासत में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है और अपनी बात से वो संकेत देते रहे हैं जैसे राजनीति से परे उनको बहुत कुछ करना अभी बाकी है, क्योंकि बहुत कुछ करने के लिए वो यूपीए के 10 साल केंद्र की सत्ता में होने के बाद भी सरकार में शामिल होने के लिए तैयार नहीं हुए। वैसे वो चाहते तो प्रधानमंत्री भी बन सकते थे, कोई उन्हें रोक भी नहीं पाता, लेकिन किसानों के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं को समझना और फिर संसद में कलावती की कहानी सुनाना, दलितों के घर में जाना, खाते पीते उनका हाल जानने की कोशिश करना,
क्या ये सब काम ही राहुल गांधी करना चाहते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या राहुल गांधी अपने हिसाब से अब वो सारे काम पूरा कर चुके हैं जो वो करना चाहते थे? क्योंकि ऐसा करने से लगता है कि बगैर सत्ता में आए कुछ कामों को भी नहीं किया जा सकता। तो क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने के बारे में भी सोचने लगे हैं? ये राहुल गांधी हैं जो चुनाव के बीच में ही देश छोड़कर विदेश दौरे पर चले जाते हैं, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा, उसके बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा पूरा करने के बाद से सब कुछ काफी हद तक बदलता नजर आ रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आने के बाद कांग्रेस ने राहुल गांधी के नेता प्रतिपक्ष बनने को लेकर प्रस्तावित पारित भी किया था, लेकिन किसी को भरोसा नहीं था कि वो ये जिम्मेदारी लेना चाहेंगे। लेकिन सारे कयासों को किनारे करते हुए राहुल गांधी विपक्ष के नेता बन चुके हैं और अपनी जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं। अब तो ये सवाल भी उठता है कि आखिर राहुल गांधी में एक साथ आए इतने बदलाव के पीछे कौन है? क्या राहुल गांधी ने खुद अपने में बदलाव की जरूरत महसूस की और उसके हिसाब से काम कर रहे हैं? क्या राहुल गांधी को सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी ने समझाने की कोशिश की है और इस बारे में यह कोशिश सफल रही, या फिर देश के राजनीतिक हालात ऐसे बन गए हैं जिसकी वजह से राहुल गांधी राजनीति को लेकर गंभीर हो गए हैं? खैर जो भी हो, लेकिन राहुल गांधी का प्रधानमंत्री बनने का सपना कब पूरा होगा, इसके आसार अभी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। खैर इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ेंगे अगली रिपोर्ट की ओर। संसद का शीतकाल सत्र लगातार हंगामे की भेंट चढ़ रहा है। राज्यसभा में आज भी कुछ इसी तरह का नजारा देखने को मिला। इस दौरान राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ विपक्ष पर भड़क गए। इस दौरान सदन में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ उनकी तीखी नोकझोंक देखने को मिली। सभापति धनखड़ ने संसद की कार्रवाई के दौरान विपक्ष पर भड़कते हुए कहा, मैंने आपको बहुत बर्दाश्त किया है, लेकिन आपको किसान का बेटा बर्दाश्त नहीं हो रहा है। उनका इतना कहते ही विपक्ष के नेता खड़गे ने तपाक से कहा, आप किसान के बेटे हैं तो मैं भी मजदूर का बेटा हूं। सुनिए दोनों के बीच क्या बहस हुई। ध्यान रखिए, पूरे दिन 24 घंटे आपका यही काम है और मानकर चलिए किसान का बेटा हूं, कमजोरी नहीं दिखाऊंगा, देश के लिए मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा। आप लोग चिंतन नहीं करेंगे, 24 घंटे एक ही काम है कि किसान का बेटा यहाँ क्यों बैठा है। मैं आंखों से देख रहा हूं, पीड़ा महसूस कर रहा हूं। मेहरबानी कर कर दिल टटोलिए, मेहरबानी कर कर कुछ सोचिए। मैंने इज्जत देने में कोई कमी नहीं रखी है। And look at the gesturing, look at what you are saying. मैंने बहुत बर्दाश्त किया है। आज का किसान खेत तक सीमित नहीं है, आज का किसान हर जगह कार्यरत है, सरकारी नौकरी में है, उद्योग में है। आप प्रस्ताव लाए, आपका अधिकार है, प्रस्ताव पर चर्चा हो आपका अधिकार है, पर आपने क्या किया? संविधान की धज्जियां उड़ा दी। अगर किसान है तो मैं किसान मजदूर का बेटा हूं। मैं खुद तुमसे भी ज्यादा हमारे लिए शर्तें हैं, इतना कष्ट थोड़ा सा दिल टटोलिए। आपसे भी ज्यादा सहना हूं। आपने बड़े आप तो नोट मशीन से गिनते थे, मेरा बाप मेहनत करके ला। आपका आचरण विनम्रतापूर्वक बता रहा हूं। आप खुद देखिए, आज आप सोने से पहले चिंतन कीजिए, मंथन कीजिए। लीडर ऑफ द अपोजिशन इंसल्ट कर रहे हो, आप उनको बोलने दे रहे हो। आप नहीं दे रहे हो। सेंसर कर रखिए। मैं बताना चाहता हूं सदस्यों को, देखिए, मुझे
उधर साइड में सबको बोलने दे रहे हैं, मुफ्त कह रहे हो, सबके लिए एनकरेज कर रहे हैं और हमारे पार्टी के नेताओं का इंसल्ट कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को इंसल्ट कर रहे हैं। आप बोलिए। और अरे ये क्या है? आप बोलिए। आप सर, अगर आप ये करना चाहते हैं, इस ढंग से अगर चलाना चाहते हैं, तो इसकी जिम्मेदारी आपकी है। आपने, मैं कहूँगा, आप पर्पजली उनको ये एनकरेज कर रहे हैं। मैं तो बताओ, उनको बताओ, मेरी बात बोलता हूँ। क्यों माननीय सदस्य आपके तारीफ सुनने के लिए हम नहीं आए साहब, आपकी तारीफ सुनने के लिए नहीं आए। हम देश के मुद्दे कुछ चर्चा, देश के आपको की तारीफ मुद्दों पे चर्चा करने के लिए, इनकी तारीफ आपको पसंद है, हम लोगों के समस्या को सुलझाने के लिए आए। करके बात कीजिए वहीं जहां राज्यसभा में हंगामा देखने को मिला, तो वहीं लोकसभा में भी संविधान पर तीखी बहस छिड़ी। संविधान के मुद्दे पर अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी समेत विपक्षी दलों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घेरा। बारनाइट सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी यहां सदन में संविधान की किताब को माथे से लगाते हैं, लेकिन संबल में, मणिपुर में न्याय की गुहार उठती है तो उनके माथे पर सिकन तक नहीं आती। शायद समझ नहीं पाए कि भारत का संविधान संघ का विधान नहीं, भारत के संविधान ने हमें एकता दी है, हमें आपसी प्रेम दिया है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। लैटरल एंट्री और निजीकरण के जरिए ये सरकार आरक्षण को कमजोर करने का काम कर रही है। अगर लोकसभा में ये नतीजे नहीं आए होते तो ये संविधान बदलने का काम भी शुरू कर लेते। सच्चाई ये है अध्यक्ष महोदय कि आज संविधान बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस चुनाव में इनको पता चल गया कि इस देश की जनता ही इस संविधान को सुरक्षित रखेगी, कि इस चुनाव में हारते जीतने से इन्हें एहसास हुआ ये संविधान बदलने की बात इस देश में नहीं चलेगी। तो वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी पीएम मोदी को आड़े हाथों लिया। अखिलेश ने कहा कि यह संविधान हमारी ढाल है, संविधान हमारी सुरक्षा है, संविधान हमें शक्ति देता है, संविधान देश की 90% शोषित और पीड़ित जनता का संरक्षक है, यह हमारा बड़ा मददगार है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। न मेरा है न तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। हजारों रास्ते खोजे गए उस तक पहुंचने के, मगर पहुंचे हुए ये कह गए भगवान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखाई नहीं देती महासागर बनाने में, मगर एहसान सबका है। अनेकों रंग खुशबू नस्ल के फल फूल पौधे हैं, मगर उपवन की इज्जत आबरू ईमान सबका है। हमें उम्मीद है कि इस चर्चा के बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान को बदलने का सपना नहीं देखा जाएगा। आपको बता दें शनिवार को भी ये चर्चा होगी, शनिवार को भी प्रधानमंत्री मोदी इस बार जवाब देंगे। आपको बता दें कि संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई विपक्ष के जोरदार हंगामे की वजह से लगातार बाधित हो रही है। खैर जाते जाते आपको एक और मुद्दे से करवाते हैं रूबरू। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ एक बार फिर से सियासी समीकरण काफी तेजी के साथ बदल रहा है। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार की विरोध की हांडी नहीं पक पाने के कारण प्रदेश में एक बार फिर से नए सियासी समीकरण उभरते नजर आ रहे हैं। इस नए समीकरण में तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी का अहम रोल हो सकता है। इसी वजह से समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की कमान ममता बनर्जी को दिए जाने की मांग का भी समर्थन कर रही हैं।
हो सकता है 2027 के विधानसभा चुनाव के समय तक समाजवादी पार्टी कांग्रेसी पंजे से अपना हाथ छुड़ाकर ममता बनर्जी के कहने पर एक बार फिर से मायावती के साथ बुआ भतीजे वाला रिश्ता निभाती नजर आ सकते हैं। ऐसा हो सकता है तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। यह संभावना इसलिए बढ़ रही है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से या महीनों से कांग्रेस समाजवादी पार्टी के मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश कर रही है। कांग्रेस सपा के बीच दूरियां लगातार बढ़ने के साथ एक दूसरे के खिलाफ सार्वजनिक मंचों से बयानबाजी भी हो रही है। महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव में कांग्रेस की नाकामी भी इसमें एक अहम कड़ी समझी जा सकती है। जो वही कांग्रेस व सपा के बीच बड़ी दूरियों का सियासी लाभ बसपा को मिलने की उम्मीद है। इसीलिए पार्टी तेजी से बदले राजनीतिक घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। फिलहाल आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक आप मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।